चलिए दोस्तों, डिटरमिनेंट हम लोग देख रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट के अंदर का, हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए डिटरमिनेंट ये जो टॉपिक है इसका यूज़ कई सारे टॉपिक्स के अंदर होता है। तो हम लोगों ने कैसे थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है ये देखा था, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट स्टडी किया था। अब लास्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो देखिए एक है क्रैमर्स रूल, दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, एंड तीसरी चीज हम लोग देखेंगे दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर नोन एंड कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर स्टडी किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग थियोरी सब देखेंगे और फिर ये जो भी एप्लीकेशन है इसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जांपल एक्सरसाइज के अंदर दिए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटा क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब क्रैमर्स रूल जो यूज किया जाता है, इसका बेसिकली यूज किसके लिए किया जाता है? टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस, to solve simultaneous equations in 2 and 3 variables। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इसका, एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपके सामने ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं x+3 इज इक्वल टू 7। तो बेटा ये इक्वेशन है, दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है? आप इक्वेशन को लीनियर बोल रहे हो, इसका मतलब क्या कि उस इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स है तो सभी टर्म्स का अगर आप पावर निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखिए दो टर्म्स है। अब इस टर्म में तो वेरिएबल का पावर 0 है और इस टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है। अब 1 से ज्यादा पावर वाला कोई टर्म दिख रहा है क्या आपको? मतलब कोई ऐसा टर्म है क्या इसके अंदर, जैसे मान लीजिए y² है, या फिर एक ही वेरिएबल है तो ऐसा मान लीजिए x² दिया हुआ है। तो 1 से ज्यादा कोई भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, इसलिए वन वेरिएबल। तो इसका जनरल फॉर्म कैसे होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का? ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ए बी सी आर कॉन्स्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इसके अंदर एक ही वेरिएबल था। अब लीनियर का तो मीनिंग वही है यहाँ पर भी। इस इक्वेशन के अंदर कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको? लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स है, राइट हैंड साइड में 1 है। अब इन सब का आप पावर देखिए, हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। यहाँ पर वेरिएबल का पावर 0 है, इस टर्म में 1 है, इस टर्म में 1 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म ऑकरिंग इन द गिवन इक्वेशन इज 1 एंड दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। तो इसको कहा जाएगा लीनियर। ठीक है ना, अगर पावर हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं हम लोग। ठीक है, 3 होता है तो क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसी तरीके से ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के अंदर का था, मतलब इस इक्वेशन के अंदर आपको एक ही अननोन वेरिएबल पता दिया हुआ है, और इस इक्वेशन में आपके पास 2 अननोन वेरिएबल है। तो इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म कैसे होता है? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a एंड b इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर 0 बन गया तो वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में का नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर b का वैल्यू 0 लेता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी बचेगी वेरिएबल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जैसे मैंने x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए बोला था, उसी तरीके से यहाँ पर x एंड y का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 2 वेरिएबल मेंटेन रखने हैं इस इक्वेशन के अंदर। तीसरा आएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल।
तो बेटा इस इक्वेशन के अंदर ये भी, इसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म ऑकरिंग इन द इक्वेशन इज 1 है, तो इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और दूसरी चीज, इसके अंदर 3 अननोन्स है, तो ये 3 वेरिएबल के अंदर का लीनियर इक्वेशन हुआ। तो अब बात करते हैं क्रेमर्स रूल की। तो हाँ, अब सबसे पहले बात समझिए आप, इसका जनरल फॉर्म आप लिख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ठीक है ना, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी a b c d की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। अब बेटा आप अगर इन इक्वेशंस को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो, इसको आप इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो, इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो अननोन क्वांटिटी दी है उसका वैल्यू निकालना, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मान लीजिए आपको इस इक्वेशन के अंदर इस अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के अंदर ऐड किया जाए जिससे आपको 7 मिलेगा, तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका एडिशन 7 आता है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। इसलिए इस एक इक्वेशन का सोल्यूशन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसका सोल्यूशन निकालने जाएंगे तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, वही चीज, ऐसे कौन से 3 नंबर से जिनका एडिशन 3 आएगा, ठीक है ना। तो वो सारे सॉल्यूशंस होते हैं इन सिंगल इक्वेशंस के। लेकिन ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जब आपके पास एक ही इक्वेशन दिया है तो आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल के अंदर के, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड मैंने लिखा है x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। अब ये दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अगर मैं इस ऊपर वाले इक्वेशन को इंडिविजुअली सॉल्व करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं इंडिविजुअली सॉल्व करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जो ए वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे 2 नंबर चाहिए जो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि सॉल्व द गिवन 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या होता है कि इन 2 इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करो। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये होता है कि आपको ऐसा x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है जो दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसी जो x और y की वैल्यू मिलेगी उसको कहेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ द 2 इक्वेशन। देखो जब सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तब आपको सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी थी कि दोनों का एडिशन 7 आ जाए। लेकिन मैं थोड़ा इसको और सिंपल बनाता हूं, लेकिन जब मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ कंसीडर करके इन दोनों का सॉल्यूशन निकालने की बात सोचूंगा, तब मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका एडिशन तो 7 आएगा लेकिन जिनका सब्ट्रैक्शन 3 आएगा। तो ऐसे 2 नंबर्स के बारे में मुझे सोचना है। तो वो जो भी 2 नंबर्स मिलेंगे जो दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना दिए गए इक्वेशन को। तो जब भी ये चीज आप पढ़ते हो कि सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो उसका मतलब ये होता है कि जितने भी इक्वेशन दिए हैं उनको एक साथ सॉल्व करना है ताकि जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन दिए गए सिस्टम के सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो बात को। जैसे मान लीजिए कि ये 2 इक्वेशन को आप एक साथ सॉल्व कर रहे हो, ऐसे आप और 10 इक्वेशन भी लिख सकते हो और 10 को एक साथ सॉल्व करना है। तो सॉल्व द गिवन 10 इक्वेशन साइमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या, ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो 10 के 10 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप एक साथ उन 10 इक्वेशन को कंसिडर करते हो तो उसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, जिसके अंदर वेरिएबल सेम है। और अगर उनको एक साथ सॉल्व करते हो मतलब सभी का एक ही सॉल्यूशन है तो उसको कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। तो क्रैमर्स रूल का यूज कब होता है, जब आपको 2 वेरिएबल के अंदर के लीनियर इक्वेशन दिए हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है, तो 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है जैसे यहां पर दिया है, तब आप क्रैमर्स रूल का यूज कर सकते हो। उसी प्रकार से 3 वेरिएबल के अंदर के 3 इक्वेशंस दिए हैं और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तभी भी आप क्रैमर्स रूल का यूज कर सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे यूज किया जाए क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं। मैं जनरल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं 2 इक्वेशंस, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो बेटा आपके सामने मैंने क्या लिखा है, दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, a1 b1 c1 आर रियल नंबर्स, a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स, मतलब इनकी जगह कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। तो आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं।
अब आपको इनको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, मतलब क्या कि आपको इनका ऐसा सॉल्यूशन निकालना है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल अगर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, देखो एक तो तरीका इनको सॉल्व करने का क्या है जो आप लोगों ने स्कूल के अंदर पढ़ा है कि कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दो, है ना। फिर मतलब एलिमिनेशन वाला जो मेथड होता था, एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे आप लोग। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे, ग्राफिकल मेथड यूज करते थे, और भी जो स्कूल के अंदर आपने ये दो ही तो मेथड देखे थे, एक इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स या फिर सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेट करना एक वेरिएबल को, और दूसरा ग्राफिकल मेथड। तो इनके अलावा क्रैमर्स रूल यूज होता है। ठीक है, तो दो वेरिएबल, मेरे ख्याल से इस इक्वेशन को क्रैमर्स रूल कैसे यूज करना है आप लोगों ने 9th और 10th में ये भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो शायद 3 इक्वेशंस के लिए शायद ना पढ़ा हो। तो इसके अंदर क्या करते थे आप लोग, देखिए अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप दो इक्वेशंस को, दो लीनियर इक्वेशंस को टू वेरिएबल के अंदर के आप सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल, तब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लिखें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो लोग जबरदस्ती आपको क्या करते हैं, कांस्टेंट को जानबूझकर लेफ्ट हैंड साइड में दे देते हैं। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि आपके कांस्टेंट को आपको राइट हैंड साइड में भेज देना है, तो इसको ध्यान में रखकर करना है। ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। तो बेटा करना क्या है आपको, आपको डी निकालना है। डी एक डिटरमिनेंट है सेकंड ऑर्डर का। अब डी का वैल्यू क्या होता है बेटा, देखिए डी का वैल्यू होता है एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स, एज इट इज लिखना है आपको, a1 b1 फर्स्ट रो के अंदर, a2 b2 सेकंड रो के अंदर। ठीक है, फिर आप लोग लिखेंगे डी सफिक्स में x होगा। जब सफिक्स में x होगा मतलब डी सफिक्स x आपको निकालना है, तब आप क्या करेंगे, देखिए सफिक्स में x लिखा है तो x के कोएफिशिएंट्स जो आपने लिखे थे उसकी जगह पर ये कांस्टेंट लिखेंगे आप, c1 c2, और b1 b2 की वैल्यू एज इट इज रखेंगे। ठीक है, एंड लास्ट आपको निकालना है dy। तो जब सफिक्स में y होगा तब x के कोएफिशिएंट को एज इट इज रखिए, a1 a2 को, और रिप्लेस कीजिए b1 b2 को c1 c2 से। समझ में आई बात, सिंपल है। सबसे पहले डी का वैल्यू निकालना है, तो डी एक ऐसा डिटरमिनेंट है जिसके अंदर आप पहले इक्वेशन के अंदर जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट रो में लिखेंगे, दूसरे इक्वेशन के जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है वो सेकंड रो के अंदर रखेंगे। फिर आपको क्या करना है, जब dx निकालना है तब जो x के कोएफिशिएंट है उनको रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, जब dy निकालना है तो जो y के कोएफिशिएंट है उनको रिप्लेस करना है इससे। तो जैसे आप ये 3 डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हो तो आपके पास फॉर्मूला है, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको dx बाई डी लिखना है। मतलब जो भी dx डिटरमिनेंट, यहाँ पर आपको पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू रियल वैल्यू होती है, रियल नंबर होता है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करेंगे आप इसके डिटरमिनेंट से। जब आपको x का वैल्यू निकालना है तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू, और जब y का वैल्यू निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, dy बाई डी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, आपको सबसे पहले जब आप d का वैल्यू निकालते हो तो ये वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तभी इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आपने ग्राफिकल मेथड के अंदर 10th के अंदर पढ़ा होगा, 10th या 9th के अंदर, कि दो लाइंस जब पैरेलल होती है उनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है तो उनका कॉमन सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा। दो लाइंस अगर पैरेलल है, कहीं पर मीट ही नहीं कर रही है, तो उनको कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। जब साइमल्टेनियसली हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब है कि आपके पास कॉमन सॉल्यूशन होता है दोनों का। ठीक है, एक हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्रैमर्स रूल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब आप सबसे सबसे पहले तो आप डी फाइंड आउट करते हो, और उस डी का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है देन ओनली वी विल गेट सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन, तब जाके आपको आगे प्रोसीड करना है। हाँ, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव आने दो नेगेटिव आते हुए उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर 0 आता है तो समझ लेना कि इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इन दोनों में कॉमन है, या फिर ऐसी कोई एक्स और वाई की वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझे इस बात को, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले आप डी निकालेंगे, और डी का वैल्यू अगर 0 आता है तो आप सीधा लिख दो, सीधा लिखेंगे कि देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन टू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और अगर डी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान में रखिए, इफ d is equals to 0 then there will be no solution.
ठीक है, एंड इफ डी इज नॉट इक्वल टू 0 देन देयर विल बी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो ये आप जब दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, अब बारी आ सकती है आपके सामने थ्री इक्वेशंस की भी। तो चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, यहीं पर एक इक्वेशन बढ़ा देता हूं। तो a3x प्लस, अच्छा आपको थ्री वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे है ना, तो चलिए मैं इसको हटा ही देता हूं। अब क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो बेटा यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि इन तीनों इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी वही रूल है कि जो कॉन्स्टेंट्स है वो हमेशा, जब क्रैमर्स रूल अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। अगर उन्होंने लेफ्ट में दिया है तो आपका काम है कि आप उसको राइट में ले जाओ। ठीक है, सेकंड चीज, अब हम डी फाइंड आउट करेंगे। तो वहां पर सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट होता था, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का होगा, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आएंगे। तो यहाँ पर भी वही सीन है, जब आप डी लिखेंगे तो क्या करना है आपको, पहले रो के अंदर पहले इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट दैट इज a1 b1 c1, फिर दूसरे रो के अंदर दूसरे इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट a2 b2 c2, फिर a3 b3 एंड c3। ठीक है, तो ये बन गया आपका d। अभी बेटा हमें dx चाहिए, d सफिक्स x। तो जब dx निकालना होता है तब x के जो कोएफिशिएंट्स है आपके a1 a2 a3 तीनों इक्वेशन के अंदर के a1 a2 a3, तो इन तीनों को आप रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, दैट इज d1 d2 एंड d3 से, और बाकियों को एज इट इज रखना है b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, फिर नेक्स्ट dy है, तो dy के लिए क्या करना है आपको, dy निकालना है ना, तो y के जो कोएफिशिएंट्स है उनके जगह पर कांस्टेंट्स आएंगे, बाकी एज इट इज रहेंगे, a1 a2 a3 एज इट इज रहेगा, इसकी जगह आएगा d1 d2 d3 और लास्ट वाला भी एज इट इज रहेगा। अब बेटा आप dz निकालेंगे, ठीक है, तो dz के लिए क्या करना है, z के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, तो a1 a2 a3 एज इट इज, b1 b2 b3 एज इट इज, लेकिन यहां पर क्या आएगा d1 d2 d3 आएगा। तो इस प्रकार से आप, हाँ अब यहां पर भी वही सीन है कि इफ d is equals to 0 then no solution, there will be no solution, and if d is not equals to 0 then we have solution। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि d का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है 0 आता है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है देन वी हैव सॉल्यूशन, इफ d इज इक्वल टू 0 तो बोल देना कि वहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और फिर फॉर्मूला तो सेम है, x का वैल्यू निकालना है तो dx बाई डी लिखेंगे, y का वैल्यू निकालना है तो dy बाई डी करेंगे, dy का वैल्यू आपके पास कुछ ना कुछ आएगा, d से उसको डिवाइड करेंगे तो y मिल जाएगा, एंड z का वैल्यू निकालने के लिए dz बाई डी करेंगे। ठीक है, सो इस प्रकार से क्रैमर्स रूल, इसको कहा जाता है क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल का यूज किया जाता है सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल के। तो ये था बेटा क्रैमर्स रूल। अब एक्सरसाइज के अंदर इसके ऊपर एग्जाम्पल दिए होंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं टाइम देख लेता हूं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। गुड बाय।